हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रिप में बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या तरह के न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि तांबा जिसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है 29, है ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसके तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा गया है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या का, तो 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग कोसे इसके बाहरी जो कोस है वो भरे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 29 के लिए लिखूँ, अगर 29 के लिए लिखूँ तो ये पहला कोस 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल हो जाएंगे, दूसरे में 8, उसके बाद तीसरे में हो जाएगा 18 और 18 और यहाँ पे 28 हुआ, और लास्ट कोर्स में कितने हो जाएंगे, 1 बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि तीसरा कक्ष, तो ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष, इस तरीके से अगर परमाणु जो है 3 कक्षों में स्टेबलाइज होगा तो तीसरे कक्ष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 इलेक्ट्रॉन, सी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो अर्धचालक है। तो हमको पता है अर्धचालक पदार्थ क्या होगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, हमने ये पढ़ रखा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द नियॉन पोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय क्या होता है, कैसे पता लगता है कि एसी ही सप्लाई हो रहा है या एसी ही आपूर्ति में है। तो ये पता चलता है जब नियॉन लाइट का एक इलेक्ट्रॉन ग्लो कर रहा हो और दूसरा जो है फ्लिकरिंग कर रहा हो, ठीक है, जल बुझ रहा हो, तो उस टाइम पे हमको पता लगता है कि यहाँ पर एसी की क्वांटिटी यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द 500 वाट लैम्प फॉर द 5 आवर्स। 500 वाट के लैम्प को 5 घंटे तक जलाने में जो भी ऊर्जा खपत होती है वो कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट का, ये होता है वी आई और डिवाइड बाई 1000, है ना। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको वॉटेज दिया गया है ना, तो वॉटेज गिवन है, तो हमारे पास वॉटेज के लिए 500 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5, है ना। 5 घंटों के लिए यहाँ पे जलाया जा रहा है, जिसको हम 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.5 वाट। ओके, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रेटेड 100 वाट टू 50 वोल्ट। 100 वाट और 250 वोल्ट रेटेड बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला आर का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ओके, तो आगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी यानी हम क्या करेंगे, 250 गुणित 250 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हुआ तो 625, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट में, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो हमको पता है किरचॉफ का लॉ जो होता है, पहला लॉ जो है करंट का लॉ कहलाता है केसीएल, और दूसरा जो होता है केवीएल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवीएल होती है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ वाला लॉ, है ना। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से ही जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति निकालो। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जब भी लैंप जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में सॉल्व करते हैं। तो 200 वाट के पावर को 200 गुणित 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200 करके हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100 वाट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 वाट बी। ओके, आगे चलते हैं। 8वां सवाल बोलता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो हमको पता है कि टोटल आर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। जितने रजिस्टर इसमें होते हैं 1/r1 1/r करके हम इसमें इसको प्लस करते जाते हैं। ठीक है, अब हमको r की वैल्यू चाहिए, तो इस सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग उलट देंगे, तो ये 1 डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1 डिवाइड बाई r2 एंड सो ऑन करके फॉर्मूला आ जाएगा, जो हमको दिख रहा है ऑप्शन डी पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द ओम मीटर अक्रॉस द R2 रेजिस्टेंस। यहाँ पे R1 और R2 यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है,
तो यहाँ पर ओपन सर्किटेड है और सर्किट है ना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 9वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इंडिकेट द इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दो गुना कर दिया जाए। अगर व्यास बोला गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, व्यास बोला गया है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर रो एल डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, और हमको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और ये भी पता है कि जो आर होता है मतलब जो रेडियस होती है वो दो गुना वो क्या होता है, आधा होता है डायामीटर का। अब यहाँ पे जो सवाल में बोला गया है वो बोला गया है कि इसको व्यास को दुगना किया जाए। अगर इस फॉर्मूले को डायामीटर के अकॉर्डिंग लिखूँ तो ये पाई डी बाई टू का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी क्या होता है एक्चुअली, ये इसको और अच्छे से मैं अगर लिखूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब डायमीटर को दो गुना करना है, मतलब हम लोग 2 टाइम्स इसको रखेंगे, तो पाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी 2 टाइम्स डी स्क्वायर यानी डिवाइड बाई 4, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी क्या हो रही है 2 टू ज़ा, आगे चलते हैं तो ये फिर से अगेन क्या हो जाएगा, ये रो तो रो है एल, यहाँ पे हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सॉरी पाई इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे 4 ऑलरेडी था उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 4 से 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले जो था वो क्या था, रो एल डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर बाई 4 था। अब ये यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है ना, इस फॉर्मूले में 4 जो है 4 टर्म्स जो है इसमें और इंक्लूड होके आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू जो रहेगी वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज द, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, डिक्रीज द 4 टाइम्स, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रजिस्टर, ये रजिस्टर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये रजिस्टर को हमने हमेशा लैब में देखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का नाम बताइए। तो हमको पता है कि यहाँ पर जब भी कलर कोडिंग की बात होती है तो हमको एक फॉर्मूला पता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, उसके बाद गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, ये अपना हमने कलर कोडिंग पढ़ा हुआ है। पहला कलर इसमें क्या होता है, रेड होता है। तो रेड के लिए जो नाम होती है यहाँ पर जो इसके मल्टीप्लायर होते हैं वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पर रेड के लिए यहाँ पर कलर जो होती है वो 2 होती है। दूसरा जो कलर कोड है वो ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन यहाँ पे होता है। ब्लू के लिए यहाँ पर जो कलर कोडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कि 6, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इनटू यहाँ पर जो कलर है तीसरा जो कलर है मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, और हमको पता है कि सिल्वर के लिए क्या होता है 10% इसमें टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा 26 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट और प्लस माइनस 10%। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओम मीटर को अरेखीय क्रम में ही क्यों संयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि करंट जो है धारा जो होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से ओम मीटर का जो स्केल बनाया जाता है वो कैसा रहता है, नॉन लीनियर रहता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो ओम है PAB जो है ये 500 गिवन है। ठीक है, QBC की वैल्यू दे दिया गया है, ये 300 है। ठीक है, S यानी ये वाले पार्ट का वैल्यू जो है 15 है, और हमको ये जो है फाइंड आउट करके निकालना है। हमको पता है ब्रिज बैलेंस कब होता है, ब्रिज बैलेंस होता है जब इसके सामने वाली भुजाएं जो है उसका मल्टीप्लाई दूसरे सामने वाली भुजाओं के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। मैंने क्या कहा, ये 500 जो है कोई अननोन रेजिस्टेंस जो है उसके इक्वल, वो इक्वल टू क्या हो जाए 300 इंटू 15 जब हो जाता है तब हमारे पास क्या आता है, ब्रिज बैलेंस का कंडीशन आता है। जब इसकी वैल्यू को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बी ऑप्शन 9 ओम। ओके, हमारे पास क्या आता है 14 B 9 ओम हमारे पास आंसर आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं
है ना। तापमान की वैल्यू हम जब बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ जब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़े तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वहीं पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं उसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, कम होती जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक तापमान गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा माइका अभ्रक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अभ्रक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ओम्स के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल टू I। अगर फिजिकल कंडीशन से क्षेत्रफल तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है तो जो भी नोड में जो भी यूनिट इकाई का जो भी हमारे पास वायर होती है, चालक होती है, यूनिट इकाई और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाली जो चालक होती है, उसके नोड में दिखने वाला, उसके टर्मिनल में दिखने वाला वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बोलता है ओम्स का लॉ, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू I इंटू आर होती है। तो ये तीन रिलेशन जिसमें दिख रहे हैं वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द R2। यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है ना। इस सर्किट में R2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंट लॉ लगाते हैं। यहाँ पर एक नोड है, हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल करंट जो इनकमिंग हो रहा है वो 15 एम्पियर हो रहा है, जो कि तीन जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमको पता है कि I1 की वैल्यू क्या होती है। I1 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस नोड पर जो है कितने वोल्ट दिया गया है, 24 वोल्ट दिया गया है। 24 डिवाइड बाई 8, ठीक है। क्या क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 8 धन 24 डिवाइड बाई 3 धन यहाँ पे 24। यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पता है, जो आर की वैल्यू नहीं पता है उसको आर मान के चलते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो 15 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगा, अगर और सॉल्व जब करेंगे तो 11R धन 24 डिवाइड बाई 24R आएगा, ठीक है। जहाँ से 24 से 24 कैंसल आउट हुआ। इसमें से अगर आप 15 में से 24 को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको आपके पास आएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है तिर्यक गुणा होगा, ये आर का जब ये जो आर है वो तिर्यक गुणा होगी यहाँ पर चला जाएगा। तो 15R माइनस 11R करेंगे, है ना। क्या करेंगे आगे, ये 15 जो है R इज इक्वल टू 11R प्लस 24 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसको 15R को 11R से हमको माइनस करना है और 24 के इक्वल लाना है। तो यहाँ पे 4R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है C 6 ओम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी शाखा ओपन है उस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमको पता है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये होता है ओम। इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है C ओम मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा ओम मीटर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वैरिस्टर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से पूछा गया ये रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो हमको पता है प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, रेड जो कलर होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि, ठीक है, सी हो जाएगा। हमको पता है रेड की वैल्यू 2 होती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्रीन जो है 5 में आएगा। ऑरेंज का वैल्यू हमने पिछले ही देखा था 10⁻³ होता है और गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5 होता है, ये भी जानते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से ब्रिज मेथड बताया गया है, ब्रिज बैलेंस का मेथड पूछा गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्रिज बैलेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S होता है ना। तो इसकी वैल्यूज दे दी रहेगी। तो ब्रिज बैलेंस के केस में ब्रिज बैलेंस के केस में क्या होता है, P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू आर होता है, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यू हमको गिवन है उसकी हम वैल्यू रखेंगे और जो अननोन है उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा B, हमारे पास आ जाएगा 6 ओम, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा D 18 वोल्ट। आप इसको सॉल्व करके KVL लगा के देखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है, D, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है
कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वोल्ट मीटर रजिस्टर ऑफ अ मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्ट मीटर। विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का प्रयोग क्या होता है, सीरीज सर्किट का प्रयोग क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह उपयोग करते हैं। अगर मैं सीरीज सर्किट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, पता है कि सीरीज सर्किट में ड्रॉपिंग बढ़ती है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो इसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बोला है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओपन रजिस्टर जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ओपन जो रजिस्टर होती है उस पर क्या होता है कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति दिखेगा। हमको पता है सीरीज सर्किट है, और अगर मान लो वो ओपन है, ठीक है, कोई सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। ऐसा कोई रजिस्टर से कनेक्टेड करके एक सीरीज सर्किट लगाते हैं, तो ये जो ओपन जो सिरा है वो क्या बताएगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप को ही शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सर्किट में दिया गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द R3। यहाँ पर R3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ पर जो है 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये वाला वैल्यू नहीं पता है हमको, और ये 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये सेम वैसा ही सवाल है जैसे हमारे पास प्रीवियस का सवाल था। यहाँ नोड पर 24 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नोड 24 इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, सॉरी 24 बोल रही हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट, 12 एम्पियर जो है करंट जो है इन हो रहा है, और बाकी सबको हम लोग क्या लिखेंगे, V/R के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 24 डिवाइड बाई ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू R। अब इस वाली इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी D12 ओम। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट ऑफ AB पॉइंट आर सॉर्टेड। अगर AB पॉइंट अगर हमारे पास सॉर्टेड है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सीधा दिख रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगी, सारी सर्किट का रेजिस्टेंस जो है 0 वैल्यू का हो जाएगा, क्योंकि लाइन क्या है हमारी, शॉर्टेड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 28 क्या बोलता है। 28 बोले यदि तापमान में वृद्धि के साथ में प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, तो इस तरह का जो प्रतिरोध हमको मिलता है उसका नाम क्या होता है। तो इस तरह के प्रतिरोध का नाम हम देते हैं सेंसिटर। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ अगर प्रतिरोध की भी वैल्यू बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसिस्टर। ओके, बहुत सेंसिटिव होने के केस में टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए इसको सेंसिस्टर नाम देते हैं। उसके बाद बात करते हैं 29 का, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है कि विद्युत मात्रा का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है I/T। ठीक है, चार्ज के फॉर्मेट में भी इसको लिखते हैं, एनर्जी के फॉर्मेट में भी इसको लिखते हैं ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। हमको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोह। ओम, और ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध का परिवर्तन क्या कहलाता है। हमको पता है कि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R1, यही होता है 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होती है यही होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होती है डिग्री पर सेंटीग्रेड करके हम इसका यूनिट लिखते हैं ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ओके, आगे पूछा गया बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो ध्रुवता पोलैरिटी चेक करना होता है बैटरी का। ठीक है, तो इसके लिए हम जो कॉइल यूज़ करते हैं वो कॉइल टाइप का होता है, बी मूविंग कॉइल टाइप का वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि श्रेणी प्रतिरोध में R2 के मध्य कितना वोल्टेज होगा ये निकालिए। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, 50 वोल्ट टोटल वोल्टेज होती है। ठीक है, जिस भी रेजिस्टेंस का हमको वैल्यू निकालना है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे R2 यहाँ पे कितना है, 200 है, तो 200 रख दो, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 ओम प्लस 200 ओम प्लस 300 ओम प्लस 400, ये 1000 के बराबर आता है। तो ये इस तरीके से हम वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं 33 के बाद 34। यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो अगेन हम जानते हैं कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होगा। हम क्या क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हम फ्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के मापन के लिए कौन सी विधि यूज़ की जाती है। तो रेजिस्टेंस जो रहती है ना, उसके लिए भी अलग अलग तरह का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग मेथड उपयोग में लिए जाते हैं। जिसमें से एक मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को हम माप कर सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की क्या इकाई होती है, इसका इकाई होता है ओम मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना होता है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर गिवन होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर से आप कोड जो होती है रेजिस्टेंस कोड मेथड के थ्रू हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फिलहाल मैं इसकी वैल्यू आपको इसका ऑप्शन बता देती हूँ, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3300 प्लस माइनस 10% ओम जो है इसका टॉलरेंस के साथ इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि R2 के मध्य जो है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यहाँ पर R2 जो शंट में R2 लगा हुआ है, इस पूरे सर्किट में जो ये पैरेलल सप्लाई के पैरेलल ही हमारे पास जो है ओम मीटर के पैरेलल एक R2 लगा हुआ है। इस R2 का क्या उपयोग होता है, तो इस R2 का उपयोग होता है जीरो को एडजस्ट करना, ठीक है। जो भी मीटर है ना, उस मीटर के जीरो पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। कौन सी राशि है जो ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा का वर्ग। क्योंकि हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला जो होता है पी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। और हमको पता है कि ये जो हीट है, हीट के लिए भी यही आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस में जो भी करंट का ड्रॉप होता है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हीट को प्रोड्यूस करने में। इसीलिए क्या होगा, ये आई का वर्ग जो है स्क्वायर ऑफ करंट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, ठीक है। अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना करें, यानी ए जो है उसी को हम लोग कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए लिख दें। हमको पता है रो एल डिवाइड बाई ए का स्क्वायर होता है। अब आपको पता है ए का स्क्वायर, यानी इसको अब ए को ए की जगह में हमको पुट करना है 2a, है ना। 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू ज़ा 4, ठीक है। यानी ये 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। पहले 2a होता था, अब क्या हो गया है, डिवाइड बाय 4a हो गया, यानी 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिरोध में R4 के मध्य में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकाल के दिखाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 40 और 60 ओम का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो इस टोटल जो सर्किट है उस